नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 3 फरवरी 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 16th फाइनेंस कमीशन ने आखिरकार अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। काफ़ी समय से इंतजार था। क्या है 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस, जानेंगे। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। तीसरे नंबर पे वेटलैंड से संबंधित आर्टिकल है। वैसे तो वेटलैंड को कल हमने इन्वायरमेंट की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन आज कुछ नए पॉइंट्स हैं, वो मेंस के नजरिए से इंपॉर्टेंट हैं, तो इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, 16th फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट तो देखो है 16th फाइनेंस कमीशन ने ना अपनी फाइनल जो रिकमेंडेशंस है ना वो दे दी हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स के साथ में। देखो जैसे पापा जो है ना वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, पापा है सेंट्रल गवर्नमेंट और वो पैसा कमाते हैं। तो जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया ना, अब उसका बंटवारा करना है, क्योंकि जो बेटे हैं या बेटियां हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको भी पॉकेट मनी के लिए पैसा चाहिए। तो ना ये बंटवारा करता कौन है कि पापा के पास में कितना पैसा रहेगा और जो उनके बेटे या बेटियां हैं यानी स्टेट्स हैं उनके पास में कितना पैसा रहेगा, उस पैसे का बंटवारा करता है फाइनेंस कमीशन। बेसिक्स ये कहते हैं आर्टिकल 280 के तहत ना हर 5 साल में एक बार फाइनेंस कमीशन का गठन करना है और प्रेसिडेंट करते हैं, और फाइनेंस कमीशन ना पैसों का बंटवारा करता है। जैसे ये केक है, मान लो टोटल पैसे हैं, तो उसमें से कितने परसेंट मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर एग्जांपल 59%, यानी केक का यानी पैसों का 59% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बचा हुआ 41% मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को यानी बेटों को और बेटियों को। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ये जो बंटवारा करता है इसे बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। लेकिन फाइनेंस कमीशन इसके लिए भी फॉर्मूला बताता है कि केक का 41% हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला यानी बेटों बेटियों को मिला, उसमें से कौन से बेटे को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा और एमपी को कितना मिलेगा, यानी जो बेटे बेटियां हैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे कितना कितना मिलेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया जाता है। तो 16th फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, और अब उस फाइनेंस कमीशन ने ना 2026 से लेकर 31 के लिए अपनी जो रिपोर्ट है वो दे दी है। अच्छा, एक चीज यहां पे ये बता दूं, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसों का बंटवारा होता है उसे बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो पैसों का बंटवारा होता है कि स्टेट को कितना मिलेगा, यूपी को कितना, एमपी को कितना, एमएच को कितना, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन। हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन, समझ गए, ये याद रखिएगा। तो अब रिकमेंडेशन दे दी है 16th फाइनेंस कमीशन ने, जो अरविंद पानागड़िया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। क्या फॉर्मूला बताया है, कितना सेंटर को मिलेगा, कितना स्टेट्स को मिलेगा, सब जानेंगे एक एक करके। सबसे पहली चीज, जो केक है, केक का कितना परसेंट हिस्सा सेंटर को मिलेगा, कितना स्टेट को मिलेगा। देखो स्टेट्स ना मांग ये कर रहे थे कि पापा जी 50% पॉकेट मनी हम सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को आप मिला के दे दो, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशंस नहीं मांगी, मतलब स्टेट्स की बात नहीं मानी। फाइनेंस कमीशन ने 16 फाइनेंस कमीशन ने यह बोला कि वही पिछली बार वाला 59% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 41% मिलेगा स्टेट्स को। यानी स्टेट्स की बात फाइनेंस कमीशन ने नहीं मानी, जो पिछली बार फॉर्मूला था उसी को रिपीट किया गया है। पिछली बार भी कितना, 41%, इस बार भी स्टेट्स को कितना, 41%। स्टेट्स की मांग हालांकि ये थी कम से कम 50% तो कर दो भाई, कुछ तो लिहाज करो, हेल्थ पे हम खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे हम खर्च कर रहे हैं, तो हमारा पैसा बढ़ा दो ना, हमें बड़ा केक दो। लेकिन 16th फाइनेंस कमीशन ने बोला नो, सेंटर को बहुत काम करने हैं, डिफेंस पे खर्चा करना है, डेट भी काफी ज्यादा है, तो इस वजह से हम पिछली बार वाला ही परसेंटेज रखेंगे, आपको मिलेगा 41% और सेंटर को 59%, यानी नो चेंज इन दिस। अब इसके बाद में चलो एक चीज तो फाइनेंस कमीशन ने मना कर दी कि सिर्फ 41% ही मिलेगा,
स्टेट गवर्नमेंट्स को। बेशक वो शिकायत करें कि जीएसटी आने के बाद में उनके हाथ बंद गए हैं, अब उनके पास में टैक्स लगाने की ज्यादा पावर नहीं है, नहीं बात मानी 16th फाइनेंस कमीशन ने। लेकिन जो 41% अब स्टेट्स को मिलेगा, अब बारी आती है कौन से स्टेट को कितना मिलेगा उस 41% में से। उस 41% केक का बंटवारा आगे कैसे होगा अलग अलग राज्यों के बीच में, तो ये फॉर्मूला बताया है 16th फाइनेंस कमीशन ने। ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ये बताया गया है यहां पे। अब ये फॉर्मूला कैसे 15th फाइनेंस कमीशन से अलग है वो भी हम साथ के साथ लेते चलेंगे। जैसे सबसे पहले है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस को वेटेज दिया गया है 42.5%। समझ रहे हो ना अब मैं क्या बता रहा हूं? अब मैं आपको यह बता रहा हूं जो 41% सभी स्टेट्स को मिला के मिलेगा उसमें से कितना किस स्टेट को मिलेगा, इस फॉर्मूले के आधार पर डिवीजन होगा अब उस 41% पैसों का, इस फॉर्मूले के आधार पे। जैसे सबसे पहले देखा जाएगा इनकम डिस्टेंस। मीनिंग क्या है इस चीज का? मतलब ये है गरीबी। इस पैरामीटर में ना हम ये देखते हैं सबसे जो अमीर स्टेट है उससे आपका स्टेट कितना दूर है। अब जाहिर तौर पे देखो बिहार और यूपी ये सबसे दूर हैं अमीर राज्यों से। यूपी, हरियाणा और गोवा जैसे राज्यों से बिहार जो है वो सबसे दूर मिलेगा, उसकी जो इनकम है वो सबसे दूर मिलेगी। तो मतलब इस पैरामीटर से फायदा किसको होता है? यूपी और बिहार जैसे राज्यों को। लेकिन पिछले फाइनेंस कमीशन ने इनकम डिस्टेंस की जो वेटेज थी वो 45% दी थी, लेकिन इस बार इनकम डिस्टेंस की जो वेटेज है घटा के 42.5% कर दी है। मतलब वेट कम हुआ है इनकम डिस्टेंस का। मतलब कि सिग्नल ये है कि अब सिर्फ गरीब होना उस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसकी वेटेज हम कम कर रहे हैं, हम एफिशिएंसी की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं कि जो एफिशिएंट स्टेट होगा उसको हम थोड़ा रिवार्ड करेंगे। समझ गए? इनकम डिस्टेंस समझ गए ना? इनकम डिस्टेंस मतलब आपका जो राज्य है वो सबसे अमीर राज्यों से कितना दूर है। जो ज्यादा दूर होगा अमीर राज्यों से उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस पैरामीटर का वेटेज था 42। इस पैरामीटर का वेटेज इस बार दिया है फाइनेंस कमीशन ने 42.5%, पिछली बार था 45%। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, यानी 2011 के सेंसस के हिसाब से किस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, इस पैरामीटर को वेटेज दिया गया है इस बार 17.5%। पिछली बार कितना था? सिर्फ 15%। मतलब सीधी बात है जहां पे लोग ज्यादा वहां पे खर्चा ज्यादा। अब यूपी बिहार एमपी के पास में ज्यादा लोग हैं तो उन्हें देखो स्कूल हॉस्पिटल इन सब चीजों के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो इसका वेटेज बढ़ाया गया है 2.5%। तो इसका फायदा किसे होगा? यूपी बिहार जैसे राज्यों को होगा, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से ज्यादा है। और साउथ इंडिया के राज्य खुश नहीं होंगे, 2.5% वेटेज बढ़ाया गया है 2011 के सेंसस वाला, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, उन्होंने पॉपुलेशन स्टेबलाइज की है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इसका क्या मतलब है? ये देखो एक प्रकार से ना टॉफी थी साउथ इंडिया के राज्यों के लिए। टॉफी कैसे? क्योंकि ना डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में हम ये देखते थे जिसने फर्टिलिटी रेट कम किया है, जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, उसको इनाम दिया जाता था। लेकिन अब वेटेज जो है 2.5% कम कर दी है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, क्योंकि फाइनेंस कमीशन का यह कहना है अब तो देखो पूरे इंडिया में ही पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, तो अब उस चीज का इनाम नहीं देंगे कि हाँ भाई आपने पॉपुलेशन कंट्रोल की है तो आपको इनाम मिलेगा, इसका नहीं, क्योंकि अब तो वैसे भी कम हो रही है पूरे देश की पॉपुलेशन। समझ गए? तो पहले जिस चीज के लिए इनाम दिया जाता था ना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, उस चीज का वेटेज अब कम कर दिया गया है, 10% कर दिया गया है। नेक्स्ट है एरिया। एरिया मतलब जितना बड़ा स्टेट उतना एरिया कवर करना पड़ता है सर्विसेज देने के लिए। तो राजस्थान और एमपी जैसे जो बड़े स्टेट्स हैं ना उनको फायदा होता है अगर एरिया वाले पैरामीटर को ज्यादा वेटेज मिलता है। लेकिन इस बार एरिया वाले पैरामीटर का वेटेज घटा के 15% से 10% कर दिया गया है। समझ गए? तो मतलब राजस्थान को इससे नुकसान होगा। कमीशन को यह मानना है कि अब देखो टेक्नोलॉजी आ गई है तो दूर दराज वाले एरिया में भी सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत आसान हो गया है, इसलिए हम वेटेज घटा रही हैं। फिर है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का वेटेज तो उतना ही रखा गया है 10-10%। पहले भी 10% था, इस बार भी 10%। फॉरेस्ट का वेटेज इसलिए दिया जाता है
मतलब आपने अपने जंगल बचाए रखे हैं, तो आप देखो डेवलपमेंट नहीं कर पाए जंगल बचाने के चक्कर में, तो उस नुकसान की भरपाई हम कर रहे हैं फॉरेस्ट को 10% वेटेज देके। तो इससे फायदा होता है अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर था ना, वो था टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। अब इसे हटा दिया गया है, लेकिन इसकी जगह एक बेहतरीन पैरामीटर इंक्लूड किया गया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। समझ गए? पहले जो एक पैरामीटर था ना टैक्स वाला, मैं जो ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इस पैरामीटर को पहले 2.5% वेटेज था, लेकिन ये हटा दिया गया है पैरामीटर। लेकिन इसकी जगह एक और बढ़िया पैरामीटर इंक्लूड किया गया है, टैक्स, ये वाला नीचे वाला, टैक्स वाला हटा दिया गया है, नीचे वाला कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाला। मतलब पहले ये पैरामीटर इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इस बार इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है? ये नया क्राइटेरिया है जो देखो एफिशिएंसी को इनाम देता है। अगर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, तो फिर देखो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो जो राज्य जितना ज्यादा देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ज्यादा उसको फाइनेंस कमीशन से शेयर मिलेगा, और इस पैरामीटर का जो वेटेज है वो है 10%। समझ गए? तो अब ना आप ना ये सोचो कि फाइनेंस कमीशन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो पहले ना फोकस इस चीज पे था कि किसको कितना जरूरत है, उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे, इनकम, डिस्टेंस, एरिया। लेकिन अब ना इन दोनों की वेटेज घटाई गई है। तो मतलब अब शिफ्ट हुआ है, कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पर अब ज्यादा फोकस करना चाहता है फाइनेंस कमीशन। तो मतलब ये सिग्नल दिया है फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स को कि भाई मांगो मत, सिर्फ कमा कर भी दिखाओ। और ना नॉर्थ और साउथ के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की है फाइनेंस कमीशन ने, क्योंकि देखो एक तरफ पॉपुलेशन का वेट बढ़ा दिया है, इससे नॉर्थ इंडिया के राज्यों को फायदा होगा। दूसरी तरफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन का वेटेज भी 10% कर दिया है, तो इससे साउथ इंडिया के राज्य भी खुश होंगे, साउथ और वेस्ट के राज्य। तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है फाइनेंस कमीशन ने। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं, मतलब कुछ चीजें जो होनी चाहिए थी नहीं हुई हैं। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी ना कि केक है, केक का 59% हिस्सा मिलेगा सेंटर को, 41% मिलेगा स्टेट्स को। लेकिन आप यूं मान के चलिए एक और छोटी सी पेस्ट्री भी है, पेस्ट्री मतलब वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेस और जो सरचार्ज वगैरह से प्राप्त हुआ है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि सेस और सरचार्ज से जो पैसा मुझे मिला है ना, वो मैं शेयर नहीं करूंगी स्टेट्स के साथ में। यानी पेस्ट्री सेंटर बोलता है मैं स्टेट के साथ में शेयर ही नहीं करूंगा। समझ गए? ये केक से एक्स्ट्रा है, समझ रहे हो? सेस और सरचार्ज का पैसा बास्केट में है ही नहीं, वो केक में है ही नहीं, वो तो अलग से पेस्ट्री के रूप में है। तो बात ये है, फाइनेंस कमीशन ने बोला तो सही कि भाई सिर्फ केक क्यों बांट रहे हो, पेस्ट्री भी तो बांटो ना। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने बोला, लेकिन पेस्ट्री बांटने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, जबकि उनको पेस्ट्री बांटने के लिए भी रिकमेंडेशन देनी चाहिए थी। समझ गए? या फिर इसको यूं सिंपल एग्जांपल से मान लो कि कहने को 100 रुपए का बंटवारा हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, 100 में से 59 मिलेगा सेंटर को, 41 मिलेगा स्टेट को। लेकिन आप यूं मान लो कि 100 में से 20 रुपए तो पहले से निकाल लिए सेंटर ने, ये बोल के कि ये तो सेस का पैसा है, मैं नहीं शेयर करूंगा। तो वास्तव में जो स्टेट को मिल रहा है वो 80 रुपए का 41% मिल रहा है। कैसे ही? दोनों में से किसी एग्जाम्पल से समझ लो आप। समझ गए? तो फाइनेंस कमीशन ने माना कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी कि सेस वाले पैसों को भी आप बांटो, रिकमेंडेशन देनी चाहिए थी। अब आता है लास्ट पॉइंट। देखो कहने को सेंटर ये बोल रहा है कि 16th फाइनेंस कमीशन ने जो बंटवारा किया है पैसों का, तो स्टेट का जो शेयर है वो 12.2% जो है वो बढ़ेगा। लेकिन ना इस 12.2% का जो बड़ा हिस्सा है ना, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू आ रहा है। मतलब पैसा मिलेगा स्टेट्स को, लेकिन सेंटर बताएगा कि कहां पे खर्च करना है। स्टेट की जो अपनी पावर है ना कम हो रही है, स्टेट सिर्फ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने वाले रह जा रहे हैं, जबकि पॉलिसीज जो हैं वो दिल्ली के कमरों में बैठ के बन रही है।
समझ गए? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू पैसा मिलेगा स्टेट्स को। सेंटर बताएगा कि भाई जल वाला नल लगाओ या फिर कुछ और लगाओ, और जब स्टेट वो नल लगाएगा तब पैसा मिलेगा। तो स्टेट्स की मर्जी तो नहीं चली ना कि वो उनको स्कूल बनाना था, हॉस्पिटल बनाना था, उसके लिए वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके, नहीं। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया 16th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित है। अब देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये सिर्फ हेल्थ इश्यू से संबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त जजमेंट आया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित। तो ये तो एक प्रकार से ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन के समान है, इतना जबरदस्त जजमेंट है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप ना पूरे आर्टिकल की ना आत्मा समझो। एक लाइन बोली है, मतलब दो जजेस की बेंच थी, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और दूसरे नंबर पे जस्टिस आर. महादेवन। इन दोनों जजेस की बेंच ने ना जो वर्डिक्ट दिया ना, उसमें मेलिसा बर्टन एक अमेरिकन एजुकेटर थी। इनका एक कोट दिया बेंच ने जजमेंट देते वक्त। मेलिसा बर्टन अमेरिकन एजुकेटर का एक कोट शेयर किया। कोट क्या था? ए पीरियड शुड एंड ए सेंटेंस नॉट ए गर्ल एजुकेशन। मतलब पीरियड जो है उससे देखो एक सिर्फ सेंटेंस खत्म होना चाहिए, ना कि एक लड़की की पूरी एजुकेशन। बहुत गहराई वाली लाइन है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से एजुकेशन पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कितना जबरदस्त कोट है। अब आप समझो बैकग्राउंड। इंडिया में देखो आज भी लाखों ऐसी लड़कियां हैं, जब वो पबर्टी एज पे पहुंचती है ना, पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, तो फिर देखो वो स्कूल में आना छोड़ देती हैं। समझ गए? आज भी 23 मिलियन लड़कियां यानी 2 करोड़ 30 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो हर साल स्कूल को छोड़ देती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्कूल में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं होती। ये देखो कोई आंकड़ा नहीं है, मतलब सोच के देखो, इतनी लड़कियां स्कूल आना छोड़ देती हैं सिर्फ पीरियड स्टार्ट होने की वजह से। तो पोटेंशियल ह्यूमन कैपिटल का कितना बड़ा नुकसान है। कहने को तो देखो हमारे संविधान में ना आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन कोर्ट ने ये बोला अगर देखो हम सबको एग्जैक्टली सेम ट्रीट करें तो ये तो फिर देखो इनइक्वालिटी हो गई ना। आप सोच के देखो, एक रेस है जिसमें एक लड़का दौड़ रहा है, एक लड़की दौड़ रही है। अब ना लड़की पीरियड्स पे है, उसके पास पैड्स नहीं है, स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है। क्या ये रेस फेयर है? बिल्कुल नहीं। तो ना कोर्ट ने ये बोला सबके लिए इक्वल कंसिडरेशन होगी, तो ये एक प्रकार से अनइक्वल ट्रीटमेंट होगी। यहां पे लड़के और लड़की को दोनों को बराबर ट्रीट नहीं कर सकते। समझ गए? हम बायोलॉजिकल रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। हम सबको सेम ट्रीट कर रहे हैं तो मतलब हम उस लड़की को स्ट्रक्चरली एक्सक्लूड कर रहे हैं एजुकेशन से। और इवन देखो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। क्या राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना है? नहीं भाई। सोचो एक बच्ची स्कूल में, अब उस पीरियड्स के कारण उसके कपड़ों पे स्ट्रेन लग गया, कोई धब्बा लग गया, अब क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, वहां पे पानी नहीं है साफ करने के लिए, क्या उसकी डिग्निटी बची? नहीं बची। तो यही तो दिक्कत है ना हमारे देश में। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मैनेजमेंट है, अगर वो नहीं होता ना तो फिर स्टिग्मा और ह्यूमिलिएशन भी काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि संवेदनशीलता की भी कमी है। अब बच्चे हैं ना, बच्चों को पता नहीं होता कि हाँ भाई ये क्यों धब्बा लगा है, क्या है, तो मजाक उड़ने लगता है। तो आगे आएगा ये पॉइंट, बच्चों को भी अवेयर करने की आवश्यकता है। करिकुलम में ये चीज़ होनी चाहिए कि नॉर्मल है, और आएगा भी वो पॉइंट बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट का, कि देखो 2009 में ना हमारे देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आ गया। हमने सोचा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि हाँ भाई पैसे नहीं लगेंगे एजुकेशन के, ट्यूशन फीस नहीं है, एजुकेशन सबके लिए फ्री है, तो काम चल गया। कोर्ट कहती है कि भाई इससे काम नहीं चला है, एजुकेशन फ्री करने से काम नहीं चला है। फ्री एजुकेशन का आप बड़ा मतलब समझो।
आपको ना कोई भी फाइनेंशियल बैरियर जिसकी वजह से एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है उसे रिमूव करना है। अगर देखो एक लड़की के पास में सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने के पैसे नहीं है और इस वजह से वो स्कूल नहीं आती, तो फिर आप बताओ एजुकेशन फ्री कहां पे है? उसका तो कॉस्ट जो है अटेंडेंस का वो बढ़ गया है ना। इसलिए जो ये फ्री पैड्स प्रोवाइड करना ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है स्टेट का। स्टेट जो है वो लड़कियों को फ्री जो पैड्स हैं वो प्रोवाइड करें। और इसके बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो सेक्शन 19 है वो क्या कहता है? ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 19, ये स्कूल्स में ना इंफ्रास्ट्रक्चर के नॉर्म्स सेट करता है। तो कोर्ट ने ये बोला, देखो सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, ये सिर्फ सीमेंट और ईंट का ढांचा नहीं होना चाहिए। सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स मतलब वो एक बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए। अगर टॉयलेट गंदा है, पानी नहीं है, तो वो टॉयलेट यूजलेस है। समझ गए? फिर देखो कोर्ट ने सिर्फ हवा में बातें नहीं करी, कोर्ट ने गाइडलाइंस भी सेट की हैं। ये सारी गाइडलाइंस कोर्ट ने सेट की है कि हर स्कूल को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, हर स्कूल को ना फ्री पैड्स लड़कियों को देने होंगे। और कोर्ट ने यह भी स्पेसिफाई किया कि वो पैड्स ना ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल पैड्स होने चाहिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी प्लास्टिक वाले पैड्स नहीं होने चाहिए। वो फिर लैंडफिल्स में पड़े रहते हैं और फिर लीचिंग वगैरह होती है उससे। फिर नेक्स्ट कोर्ट ने यह भी बोला कि हर एक स्कूल में ना डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे वेंडिंग मशीन नहीं होती, वेंडिंग मशीन पे आप बटन दबाओगे और अपने आप पैड आ जाएगा। और ये जो वेंडिंग मशीन है ये टॉयलेट के अंदर होनी चाहिए या फिर सेपरेट रूम में होनी चाहिए, कहीं पर टॉयलेट के अंदर ही, है ना। टॉयलेट के अंदर क्यों होनी चाहिए ये वेंडिंग मशीन? क्योंकि प्राइवेसी रहेगी, इसलिए ये वेंडिंग मशीन टॉयलेट्स के अंदर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, इनको डिस्पोज करने का मैकेनिज्म, सिर्फ पैड देना काफी नहीं है, फेंकना कहाँ है, तो इसलिए हर स्कूल में ना इंसिनरेटर होना चाहिए जहां पे पैड्स को जलाया जा सके, या फिर स्पेसिफिक डिस्पोजल मैकेनिज्म होना चाहिए। कवर्ड डस्टबिन होने चाहिए जो रेगुलरली क्लीन हो। फिर तीसरे नंबर पे फंक्शनल टॉयलेट होने चाहिए। सिर्फ बोर्ड लगा देना गर्ल्स टॉयलेट या लेडीज टॉयलेट, इससे टॉयलेट नहीं बन जाता। यूजेबल वाटर की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहां पे साबुन होना चाहिए या फिर हैंड वॉश होना चाहिए, हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और इवन वो बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए भी स्पेशल फैसिलिटीज होनी चाहिए टॉयलेट्स यूज करने के लिए। तो देखो कुल मिला के ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि स्कूल्स को ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर हमें बनाना होगा। अब इसमें क्या होगा? मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर में क्या होगा? स्पेयर इनरवियर होंगे, स्पेयर यूनिफॉर्म होंगी, डिस्पोजेबल वाले बैग होंगे, सोप्स होंगे, ये सब सारा सामान होगा। सोचो अगर किसी लड़की का लीकेज हो जाए पैड, तो शर्म के मारे वो घर भाग जाती थी, लेकिन अब तो देखो वो स्कूल में चेंज कर सकती है, अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकती है। तो ये रियल इन्वायरमेंट होगा एजुकेशन का। समझ गए? फिर कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई जो लड़के हैं उनको भी एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर लड़का सेंसिटिव नहीं है तो फिर वो मजाक उड़ाएगा, और इस हरासमेंट की वजह से ना फिर लड़की को कई बार स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी को भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं, मतलब डायरेक्शंस दी गई हैं कोर्ट के द्वारा कि आप ना जेंडर रिस्पॉन्सिव करिकुलम बनाओ, सिलेबस बनाओ। और जो ये पबर्टी है या फिर मेंस्ट्रुएशन है, ये सिर्फ बायोलॉजी में लिखने के लिए नहीं है भाई, इसे पढ़ाओ भी। टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी होगी, चाहे वो मेल टीचर्स हों या फिर फीमेल टीचर्स हों। मेल टीचर्स ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा टॉपिक नहीं है। लास्ट में देखो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो कोर्ट ने बोला है इसे ना डीओ को इंप्लीमेंट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। साल में ना कम से कम एक बार जो डीओ हैं पर्सनली चेक करें कि जो हमने डायरेक्शंस दी हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। और डीओ जो हैं वो प्रिंसिपल से रिपोर्ट नहीं मांगेगा, वो एनोनिमस सर्वे करेगा, एनोनिमस ढंग से फीडबैक लेगा बच्चों से कि ये सब पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
क्योंकि देखो बच्चे ही सच बता सकते हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के देखो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो पाथ ब्रेकिंग है। अब आप अपनी पॉलिटी की जो बुक्स हैं वो रिवाइज कर लीजिए, और उसमें पॉलिटी की बुक्स में अब आर्टिकल 21 जब आप पढ़ो तो आप ये भी पढ़ोगे कि राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है ये अब एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो वेटलैंड से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो वेटलैंड्स क्या हैं। वेटलैंड्स को ना टेक्निकल टर्म्स में इकोटोन भी कहते हैं। कल जिन्होंने वीडियो की उनको तो पता ही होगा, उनके लिए तो बहुत आसान है। इकोटोन मतलब जब देखो दो इकोसिस्टम ना आपस में मिलते हैं ना, तो जहां पे ट्रांजिशन होता है उस एरिया को इकोटोन बोलते हैं। तो लैंड और वाटर के बीच का ट्रांजिशन है ये वेटलैंड, समझ गए? जैसे ये लैंड है और ये वाटर वाला कोई इकोसिस्टम है, दोनों के बीच में है वेटलैंड, समझ गए? जैसे देखो किडनी ब्लड फिल्टर करती है ना, वैसे ही जो वेटलैंड्स हैं वो देखो धरती का जो पानी है वो फिल्टर करते हैं, तो इसी वजह से इन्हें अर्थ की किडनीज भी बोला जाता है। आज ये आर्टिकल हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हर साल 2 फरवरी को ना वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को? क्योंकि इसी दिन 1971 को ना ईरान के शहर रामसर में ना एक कन्वेंशन साइन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। तो इसी वजह से 2 फरवरी को ही बनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। इस बार की थीम क्या थी? 2026 की थीम थी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ये देखो वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इंडिया में देखो ये जो थीम है बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि देखो इंडिया में तो ना कम्युनिटीज ने हमेशा से बढ़िया बढ़िया वेटलैंड को सहेज के रखा, पानी को कंजर्व करने वाला सिस्टम यूज किया। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, ये है तमिलनाडु के कूलम्स। ये ह्यूमन मेड टैंक्स होते थे। आप सोच के देखो, इसमें ना एक कास्केडिंग सिस्टम होता था। जैसे एक टैंक है, इसमें पानी भर गया तो नीचे वाले टैंक में आ जाएगा, फिर इसमें भर गया तो नीचे वाले टैंक में आ जाएगा। तो ऐसे कास्केडिंग सिस्टम हुआ करता था ताकि पानी वेस्ट ना हो। एक टैंक में पानी फुल तो अगले टैंक में आ जाए। तो ये चोला किंग्स के समय की इंजीनियरिंग थी, जबरदस्त। फ्लड कंट्रोल बढ़िया होता था और इरिगेशन भी होता था। फिर देखो इस बार की थीम से रिलेटेड केरला के वायनाड में ना कैनीज है आज भी। कैनीज ये देखो थोड़े ना शैलो कुएं हुआ करते थे 200 साल पुराने। जो ट्राइबल लोग थे इन्हें देखो पीने के पानी के लिए और रिचुअल्स के लिए यूज किया करते हैं। ये देखो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और कई बार तो लकड़ी से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं, जो ना स्वैम्पी एरियाज में फ्रेश वाटर देते हैं। तो ये हैं केरला के कैनीज। फिर इवन आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में ना यहां पे वेटलैंड्स सिर्फ पानी नहीं देते बल्कि ट्रेडिशनल फिशिंग के सोर्स भी हैं, और पूरी जो लाइवलीहुड है वो इन्हीं पे टिकी है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में। तो तीनों एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए, एक चीज आपने नोटिस की, हमारे जो पूर्वज थे ना वो देखो वेटलैंड्स को ना वेस्ट लैंड नहीं मानते थे, वो उसे वेल्थ लैंड मानते थे कि ये तो वेल्थ का लैंड है। लेकिन आज हमने ना वो विजडम खो दी है। आज हम वेटलैंड्स के साथ में क्या कर रहे हैं, एक कड़वी सच्चाई आपको बताता हूं। वेटलैंड्स जो है ना वो एक इंटरसेक्शन पे आते हैं जहां पे ना लैंड, वाटर और डेवलपमेंट तीनों मिलते हैं। एक ऐसे इंटरसेक्शन पे वेटलैंड्स आते हैं जहां पे लैंड, वाटर और डेवलपमेंट तीनों मिलते हैं। इसका मतलब समझो, जहां वेटलैंड है ना वहां ना बिल्डर को पैसा कमाने का जरिया सूझता है, फार्मर को पानी दिखता है, इंडस्ट्री को वेस्ट का डंप दिखता है। इसी वजह से देखो पिछले 30 सालों में ना हमने 40% जो वेटलैंड्स है ना खो दिए हैं, और जो बचे हैं उसमें से भी 50% तो डिग्रेड हो गए हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम देखो पॉलिसी में नहीं है, हमारे पास लॉज तो बहुत हैं। 2017 का वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 हैं। हमारे पास में 98 रामसर साइट्स भी हैं। यहां पे शायद एक गलती हो गई ना, कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें 96 शायद डिस्कस किया था, 2 और ऐड हो गए हैं, है ना?
तो ये भी अपडेट कर लेना। तो हमारे पास में ना नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, हमारे पास में कोस्टल रेगुलेशन जोन के नॉर्म्स भी हैं। तो क्वेश्चन उठता है हम फेल क्यों हो रहे हैं? हम फेल हो रहे हैं क्योंकि इंप्लीमेंट करने के लिए चीजें नहीं हैं। रूल्स कागज पे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे जीरो। आप मेजर थ्रेट्स देखिए वेटलैंड को, मेजर चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले फ्लो की बात हम कर लेते हैं। देखो वेटलैंड को जिंदा रहने के लिए ना पानी का एक निश्चित फ्लो चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने नदियों के ऊपर डैम बना दिए, इम्बैंकमेंट्स बना दिए, सैंड माइनिंग शुरू कर दी। नतीजा नदी का जो कनेक्शन है वेटलैंड से टूट गया। अब देखो वेटलैंड में फ्रेश पानी नहीं आएगा तो वेटलैंड जाहिर तौर पे सूख जाएगा, ये पहली दिक्कत है। अब दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत है अर्बनाइजेशन की एंड पॉल्यूशन की। सिटीज में ना हम वेटलैंड्स को क्या समझते हैं? ड्रेन समझते हैं, नाला समझते हैं। यूट्रोफिकेशन कल भी मैंने आपको बताया था एनवायरमेंट वाली वीडियो में। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? देखो जब हम सीवेज वाला या फिर खेती वाला पानी वेटलैंड में छोड़ देते हैं ना, तो सीवरेज वाले पानी में या फिर खेती वाले पानी में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो उसकी वजह से ना जो वेटलैंड है उसका एल्गी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एल्गल ब्लूम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, मछलियां मर जाती हैं। मतलब वेटलैंड की जो किडनी है ना वो फेल हो जाती है। नेक्स्ट है कोस्टल स्क्वीज। जैसे देखो अब ना हो क्या रहा है, हो ये रहा है, देखो सी में ना क्लाइमेट चेंज के कारण सी में ना पानी का लेवल बढ़ रहा है। और दूसरी चीज हमने ना जमीन पे होटल्स बना दिए, पोर्ट्स बना दिए, तो बीच में जो मैनग्रोव है वो बेचारे कहां जाएं? आप बताओ। वो बीच में पिस जाते हैं, इधर कुआं इधर खाई वाली सिचुएशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। आर्टिकल कहता है कि देखो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज के पास में ना स्टाफ ही नहीं है। मतलब जो स्टाफ है उन्हें भी जीआईएस टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उन्हें हाइड्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उन्हें लॉ की नॉलेज नहीं है। तो मतलब प्लानिंग वीक है और इन्फोर्समेंट तो उससे भी कमजोर है। तो इसके बाद अब राइटर देते हैं सॉल्यूशन मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो बाउंड्रीज मार्क करो। सबसे पहले आप बाउंड्रीज मार्क करो। आप जीआईएस टेक्नोलॉजी का यूज करो या फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज करो। आप बाउंड्रीज मार्क तो करो, पब्लिक को बताओ कि ये वेटलैंड है, इस पे कब्जा मत करो भाई। आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो वेरिफिकेशन के लिए कि कहीं वेटलैंड की जमीन पे कब्जा तो नहीं हुआ है। दूसरा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। आप ना मैंडेटरी रूल बना दो और उसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी करो कि वेस्ट वाटर को ना ट्रीट करना जरूरी है इससे पहले कि उस वेस्ट वाटर को वेटलैंड में छोड़ा जाए। वेटलैंड देखो कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, समझ गए? हाँ, आर्टिफिशियल वेटलैंड आप बना सकते हो, वो भी मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ही उसमें पानी छोड़ा जाए, और नेचुरल वेटलैंड में तो गंदा पानी बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए। थर्ड, कैचमेंट की गवर्नेंस। देखो आप ना सिर्फ लेक को मत बचाओ। होता क्या है, कई बार ना सरकार क्या करती है, लेक पे लाइटें लगा देती है और बोल देती है कि देखो हम लेक को रिजुवनेशन कर रहे हैं, लेकिन लेक में पानी कहां से आ रहा है, उसके कैचमेंट को आप बचाओ। समझ गए? अगर देखो फीडर चैनल मतलब पानी लाने वाली जो नाली है वो रोड बना के ब्लॉक कर दी गई है, तो फिर लेक तो देखो मरेगी ना। समझ गए? फिर नेक्स्ट पॉइंट, आप ना मैनग्रोव्स को और अर्बन वेटलैंड्स को ना नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मानो। क्योंकि देखो जैसे हम ब्रिजेस और डैम पे पैसा लगाते हैं ना, वैसे ही वेटलैंड पे पैसा लगाओ, क्योंकि फ्लड्स आएगा तो वही जो वेटलैंड है वो फ्लड को रोकेगा। समझ गए? फिर इसके बाद में, अच्छा ये वाला पॉइंट हो गया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करो वेटलैंड्स को। फिर सबसे लास्ट में आता है कैपेसिटी बिल्डिंग वाला पॉइंट। हमें देखो नए एक्सपर्ट्स चाहिए, एक मिशन लॉन्च करो, नेशनल कैपेसिटी मिशन, और जो ऑफिसर्स हों चुने जाएं उनको देखो हाइड्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, लॉ, इन सब की ट्रेनिंग दो। लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करो, उन्हें रक्षक बनाओ। तो कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं कि देखो वेटलैंड्स कोई ना म्यूजियम के पीस नहीं है, बस दूर से देखो जबरदस्त इकोसिस्टम है वेटलैंड्स। समझ गए? तो इन्हें बचाना जरूरी है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वेटलैंड से संबंधित।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।